हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवाब रब्बानी और आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने टोटल 4 लेक्चर्स यूनिट एंड डायमेंशन में देखे थे, जिसमें हमने वहाँ पर भी हमने थ्योरी डील किया है और थ्योरी के बाद हमने वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी, उस थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने वहीं पर डील कर दिया है। लेकिन फिर भी अलग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देख लेते हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से आता है जनरली। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या है आपको, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन जानने के लिए उससे रिलेटेड हमको कुछ फार्मूला का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता है, कुछ फार्मूला होता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है या पॉपुलर होता है। तो उसी तरह एक फार्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन का। एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी जो होता है वो एच न्यू होता है। क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फोटोन्स का क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि लाइट के पास लाइट का दो नेचर होता है, एक तो वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो लाइट के जब पार्टिकल नेचर को हम कंसीडर करते हैं तो उस पार्टिकल का नाम क्या होता है, जो लाइट से रिलेटेड है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि लाइट क्या है, लाइट इज़ ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन। लाइट क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो है किसका, फोटोन का। तो लाइट को अगर पार्टिकल फिनोमेनॉन अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो लाइट में जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू से डिनोट किया गया है, और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। यानी ओवरऑल आपको इस फॉर्मूले से इतना सा पता चलता है कि एनर्जी जो है फोटोन का वो उसके फ्रीक्वेंसी से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोटोन का एनर्जी किसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोटोन का एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से आपको उतना ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। तो इस फॉर्मूले में आपको पता चल चुका है कि एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से आप ये वाला फार्मूला निकाल सकते हो, एच इज़ इक्वल टू ई बाई न्यू। अब आपको पता है एच का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बाई न्यू हो गया। अब आपको ये भी पता हो गया कि ई का डायमेंशन क्या होता है। ई बोले तो एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है एम एल टू टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी आपको पता है टी माइनस वन यानी टी इनवर्स। तो ओवरऑल आपको ये डायमेंशन होगा। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इससे इसका एक और ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, टी पे पावर माइनस वन। तो फाइनली आपके पास जो डायमेंशन आ गया, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन जो आ गया वो क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस वन। आप यहीं से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूले से। जैसा देखो आप, एच क्या है, ई बाई न्यू। ठीक है, ई क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। और यही चीज़ जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। तो आपको यहाँ पर क्लियर है, ये ऐसा यूनिट क्लियर है और ये डायमेंशन क्लियर है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। हमको सिंपली यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर पता है, उस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई भी फार्मूला अगर आपको पता है तो यूनिट डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे दो बॉडी है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, वो सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर g क्या है, यहाँ पर यही जो g है ना, ये g, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से आपने क्या फाइंड आउट कर लेना है, g का फार्मूला g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब आप g का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक f है, f मतलब
फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और नीचे में m1 और m2 दोनों तो मास है, m1 और m2 दोनों मास है, तो m इंटू एम। अब यहाँ से आपको ये आ गया डायमेंशन m-1 L3 T-2, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको बोल क्या रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टोक्स लॉ आपको क्लास 11th में आगे जाके पढ़ना है, लेकिन उसको आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। यहाँ पर एक स्टोक्स लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया कहाँ से, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टोक्स लॉ होता है जिसमें क्या चीज़ दिया गया है उस लॉ के, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड बॉडी, और इस कंटेनर के अंदर कोई स्फेरिकल सॉलिड बॉडी है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। और ये किसी फ्लूइड, किसी लिक्विड में डूबा हुआ है, और ये नीचे किस वेलोसिटी से आ रहा है, v। तो ये जो लिक्विड है, इस कंटेनर में जो लिक्विड है और ये जो बॉडी है, इसका ये चूँकि ये क्या है, ये सॉलिड बॉडी है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो इस लिक्विड और इस सॉलिड बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसी को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, जो ड्रैग फोर्स की तरह ऊपर में लगेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो होता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये बॉडी का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगता है, और ये जितने स्पीड से नीचे आ रहा होगा उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगेगा फ्लूइड का, ठीक है। तो यहीं से फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ये दो क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो ये वाला फॉर्मूला जो आ गया होगा वो किस लॉ से आया होगा, स्टोक्स लॉ से, ठीक है। तो 6 पाई ईटा आर वी। अब यहीं से आप क्या कर लो, यहीं से आप ईटा फाइंड आउट कर सकते हो। ईटा कैसे फाइंड आउट करना, ईटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ विस्कोसिटी अपॉन 6 पाई आर वी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी अपॉन 6 पाई आर वी, ये ईटा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है, इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस, और वी क्या है, वो जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, फ्लूइड के अंदर जा रहा है डाउनवर्ड, वो है। तो ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका जो फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा फोर्स ऑफ विस्कोसिटी अपॉन 6 पाई आर वी। अब देखो ये क्या है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन हो जाएगा mlt-2। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या, फोर्स, तो फोर्स के लिए डायमेंशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो 6 पाई इज़ ए नंबर और पाई इज़ ऑल्सो ए नंबर, सॉरी 6 इज़ द नंबर, 6 क्या है नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होगा, और पाई भी क्या है नंबर, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन होगा क्या, आर और वी का। तो आर यानी रेडियस यानी लेंथ, तो आर के लिए एल हो गया, और वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, LT-1। अब यहाँ से आप देखो जो डायमेंशन आ जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ML-1, और ये t पे पावर -1 है, तो यहाँ पर कैंसिल होके क्या बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा, यानी ML-1 T-1। फाइनली आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ये आ गया जो सही से किया हुआ है। यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत थी। ये फार्मूला अगर आपको पता होता तो आप फाइंड आउट कर सकते थे इजी वे में, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ फोर्स, लेंथ एंड टाइम इज़ टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, पावर एंड मास। सरफेस टेंशन,
पावर और मास का डायमेंशन फाइंड आउट करना है अगर हम फोर्स, लेंथ और टाइम को एज ए फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करें तब। ठीक है, फोर्स और लेंथ और टाइम को अगर आप फंडामेंटल यूनिट कंसीडर कर रहे हो तब आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है सरफेस टेंशन, पावर और मास का। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको सिंपल इन क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसा कि हमको पता है कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है। सरफेस टेंशन का सिंपल मीनिंग होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ। अब आपको फोर्स को क्या लेना है? फंडामेंटल। तो फोर्स को फंडामेंटल ले लो, फोर्स को ब्रेक नहीं करना है। लेंथ को भी क्या लेना है? फंडामेंटल। तो लेंथ को भी फंडामेंटल ले ली। तो आगे क्या गया? FL-1। ठीक है, तो यही FL-1 क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा। कब? जब हम फोर्स को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करेंगे तब। क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है फोर्स को फंडामेंटल ही कंसीडर करना है। फोर्स को फिर उसके फंडामेंटल में ब्रेक मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फोर्स, लेंथ और टाइम को हमको फंडामेंटल में लेना है। तो फोर्स को फंडामेंटल में ले लो और लेंथ को लिए हुए हो तो क्या हो गया? डायमेंशन FL-1। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग पावर का डायमेंशन देखते हैं इस चीज़ को कंसिडर करते हुए। फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करते हुए पावर का डायमेंशन देखते हैं। उसको हमने यहाँ पर सही से किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पावर का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, पावर का डेफिनेशन ये होता है। अब देखो, वर्क को किस चीज़ में ब्रेक कर सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में, और नीचे में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या? लेंथ होता है। तो इस चीज़ को किस चीज़ में ब्रेक कर सकते हैं? फोर्स इंटू लेंथ इंटू अपॉन टाइम। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आप पावर का डायमेंशन देख सकते हो। क्योंकि फोर्स, लेंथ और टाइम को हमने क्या कंसीडर किया है? फंडामेंटल। तो क्या हो गया? FL-1 हो गया। अगर हम फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करते हैं तब पावर का जो डायमेंशन हो जाएगा FL-1। अब नेक्स्ट क्वांटिटी क्या बोल रहा था फाइंड आउट करने? वो बोल रहा था मास का डायमेंशन फाइंड आउट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? मास का भी डायमेंशन फाइंड आउट करना है। किस चीज़ को कंसीडर करते हुए? फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल कंसीडर करते हुए। तो इसके लिए हमको सबसे अप्रोप्रिएट फार्मूला जो लगा इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, हमको फोर्स का फार्मूला लगा। फोर्स का फार्मूला तो आपको बचपन से, क्लास 9 से या बचपन से ही पता है। बहुत पहले आ जाता है CBSE ICSE में। तो ये फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अब इस एक्सेलरेशन को अगर आप ब्रेक करते हो, फोर्स का फॉर्मूला तो ये हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस चीज़ को और ब्रेक करते हो तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी अपॉन टाइम में ब्रेक कर सकते हो। अब फिर अगले स्टेप में देखो, वेलोसिटी को भी हमने ब्रेक कर लिया है। वेलोसिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में ब्रेक किया है। ठीक है, क्लियर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगले स्टेप में क्या हो जाता है कि मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने लेंथ यूज़ किया है। तो फाइनली जो फार्मूला आ गया हमारे पास, फोर्स का मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब इसी चीज़ के हेल्प से हमने यहाँ पे मास को अलग किया। तो मास का फार्मूला क्या आ गया? मास का फार्मूला आ गया, मास का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है आपको, फोर्स इंटू टाइम का स्क्वायर अपॉन लेंथ। अब देखो, इसमें वो सब चीज़, इस फॉर्मूले में वो सब चीज़ है जिसको आपको बोला गया है फंडामेंटल लेना है। तो मास का जो डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया? इस चीज़ को कंसीडर करते हो, मास का डायमेंशन आ गया फोर्स और टाइम का स्क्वायर अपॉन लेंथ। तो आ गया FL-1 टी स्क्वायर। दिस इज द टी स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि दिस क्वेश्चन में हमको फोर्स, लेंथ और टाइम को क्या बोला गया था? फंडामेंटल कंसीडर करते हुए। एक्चुअली में ये फंडामेंटल तो होता नहीं है फोर्स। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है तो ऐसा अगर
क्वेश्चन में बोल दिया, तो इसको कंसिडर करते हुए मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, FL-1 T2। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर्स, मास और लेंथ को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करेंगे तब हमको किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है अगर हम फोर्स, मास और लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर हमने फोर्स, मास और लेंथ को क्या मान लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर लिया है। तो अब हमको वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले उस क्वांटिटी को लिख ले रहे हैं जो हमको फंडामेंटल कंसीडर करना है, फोर्स, मास और लेंथ। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं कि हमको किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, इसको फंडामेंटल मानते हुए वेलोसिटी का। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो डायमेंशनल मेथड है। ठीक है, उस मेथड को हम देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप ये ले लो कि वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगा, मान लो फोर्स, मास और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसी तीनों को आपको फंडामेंटल मानना है। अब ये पता नहीं है कितने पावर से, तो इस पे A मान लो, इस पे B मान लो और इस पे C। उसके बाद एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा K, मास पे K, फोर्स पे पावर A, मास पे पावर B और लेंथ पे पावर C, ऐसे लिख लेना। उसके बाद दोनों साइड डायमेंशन लगा लेना, इधर V का और इधर K, फोर्स पे पावर A, मास पे पावर B, लेंथ पे पावर C। उसके बाद अब आपको करना क्या है, दोनों साइड जो है वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है, इधर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे, इधर K का डायमेंशन छोड़ के फोर्स का डायमेंशन पता है, मास का पता है, L का पता है। तो फोर्स को आप बेसिक में तोड़ लेना MLT-2 में, इधर LT-1 में टूटेगा। फिर आप जो प्रोसेस होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना, ABC का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप इस जगह पे A पुट कर देना, B पुट कर देना, C पुट कर देना, तो फाइनली वेलोसिटी का जो डायमेंशन आ जाएगा फोर्स, मास और लेंथ के टर्म में आ जाएगा। वो मेथड आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा मेथड ट्राई करने वाले हैं। वो सेकंड मेथड क्या है, सबसे पहले ये लिखते हैं कि हम लोगों को किसको फंडामेंटल लेना है, फोर्स, मास और लेंथ को। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है कि आपको एक बहुत ही फेमस इक्वेशन पता है आइंस्टीन का। वो इक्वेशन क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन E=mc²। यहाँ पर आपको पता है कि E का मतलब एनर्जी होगा। ठीक है, E का मतलब एनर्जी, और ये M का मतलब मास, और इस C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस C का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको पता है कि एनर्जी और वर्क डायमेंशनली क्या होता है, सेम होता है। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, E की जगह पे वर्क भी लिख सकते हो। ठीक है, मास को मास रहने दो। अच्छा, ये C क्या था, C वेलोसिटी ऑफ लाइट था, तो उसको V लिख लो। तो W क्या लिख सकते हो, mv²। अब आप यहाँ से एक और बार ब्रेक कर सकते हो। वर्क को आप किस में ब्रेक करना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में, और मास को एज इट इज़ रहने दो इंटू V²। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो फोर्स आ गया आपके पास फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट D है, यानी लेंथ आ गया फंडामेंटल, और मास आ गया फंडामेंटल। यहीं से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वो देखो कैसे करेंगे हम लोग। जो फाइनल इक्वेशन जो आया था वो क्या आया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये कुछ ऐसे आया था, क्योंकि वहाँ पर क्या आया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर V क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, ये आ जाएगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ पर देखो, वो सब चीज़ है जिसको फंडामेंटल लेना है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, मास। इसलिए वेलोसिटी का डायमेंशन आप अगले स्टेप में लिख सकते हो। फोर्स को तो आपको फंडामेंटल लेना है, तो फोर्स को फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप क्या लिखना, लेंथ, और मास स्मॉल m क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन। इस चीज़ को आप ऐसा ब्रेक कर सकते हो, √F
रूट एल रूट एम। अब इसी वेलोसिटी का डायमेंशन जो अब अगले स्टेप में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा फोर्स पे पावर रूट है यानी हाफ, यानी एल पे पावर भी क्या हो जाएगा हाफ, और मास पे पावर नीचे में है मास तो मास पे पावर माइनस हाफ। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, यही जो है ठीक है, ये फोर्स पे पावर हाफ, एल पे पावर हाफ, मास पे पावर माइनस हाफ, ये आ गया वेलोसिटी का डायमेंशन। अगर हम फोर्स लेंथ और मास को अगर हम क्या एज्यूम करें, फंडामेंटल एज्यूम करें, तब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हमने उसी मेथड से सॉल्व किया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि पॉज करना है और इस चीज़ को नोट कर लेना है सही से। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h को अगर हम बी चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, इसको अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स मान लें g, h और c को, देन हमको डायमेंशन निकालना है किसका, मास का डायमेंशन निकालना है। देन हमको मास का डायमेंशन निकालना है अगर इन सब चीज़ों को हम फंडामेंटल मान लें। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट c को, g को, h को, ये सबको फंडामेंटल मान लिया है। उसके बाद मास का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। आपको देखो हमने क्या किया है, एकदम डायमेंशनल मेथड से इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले मान लिया, चूँकि मास का जो डायमेंशन आएगा वो किसके किसके टर्म में आना चाहिए, c, g और h के टर्म में, चूँकि यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वही हमने मान लिया कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, c पे, g पे, h पे, और ये पता नहीं है हमको कितने पावर से कर रहा है, इसलिए हमने क्या मान लिया, c पे पावर x, g पे पावर, इसलिए हमने मान लिया यहाँ पर देखो आप जैसा, इसलिए हमने मान लिया कि c पे पावर x, g पे पावर y, h पे पावर z। उसके बाद हमने दोनों साइड डायमेंशन लिया, डायमेंशन इधर भी कैपिटल ब्रैकेट इधर। यहाँ पर देखो m मास है तो मास का डायमेंशन कैपिटल m, ये k क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, उस पर पावर x। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसा कि आपको पता है g का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए -1 l पे पावर कितना होता है 3t-2, यही होता है ना। उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया, ये g का डायमेंशन है और ये h का डायमेंशन आ गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। h का डायमेंशन क्या होता है, m/t-1, ठीक है। इधर आप देखो मास का डायमेंशन m था, इसका मतलब क्या होगा, m पे पावर 1, लेंथ और टाइम की तो बात हो रही नहीं है, लेंथ पे पावर 0, टाइम पे 0। इधर हमने मास पे पावर कितना कर दिया, सारे को सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर कंसिडर करते हुए हमने किया। मास पे पावर -y प्लस z आया, लेंथ पे पावर कितना है x प्लस 3y प्लस 2z, और t पे पावर -x माइनस 2y माइनस z। और ये किस प्रिंसिपल से आया, ये अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी अप्लाई करते हैं और पावर को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो हमने पावर को इक्वेट किया तो क्या आया हमारे पास, जो इक्वेशन आया, जो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो ये आया, -y प्लस z इज इक्वल टू 1, x प्लस 3y प्लस 2, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, -x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन आ गया। 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन को अगर हमने ऐड किया तो एक चौथा इक्वेशन हमको मिला। ये इस चौथे को हमने किसके साथ, पहले के साथ सॉल्व कर दिया। चौथा इक्वेशन जो नया इक्वेशन आया उसको पहले के साथ सॉल्व किया तो z का वैल्यू आ गया हाफ, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ये z का वैल्यू आ गया। फिर इक्वेशन उसी तरह हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में z का वैल्यू अप्लाई करके y फाइंड आउट किया। उसके बाद y और z का वैल्यू इक्वेशन 2 में अप्लाई करके हमने x का भी वैल्यू यहाँ पर, x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इस तरह हमको पता चल गया कि मास अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता तो मास का डायमेंशन क्या होता, c पे पावर हाफ, कैपिटल G पे पावर -हाफ और h पे पावर हाफ होता। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायमेंशनल मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 10 जूल
ऑन ए सिस्टम विच हैज़ 1000 ग्राम 10 सेंटीमीटर और 30 सेकेंड एज ए फंडामेंटल यूनिट। हमको 1000 ग्राम 10 सेंटीमीटर और 30 सेकंड को फंडामेंटल यूनिट मानते हुए 10 जूल का वैल्यू न्यू सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, तो देखते हैं क्या करना है। हमको फंडामेंटल किसको फंडामेंटल यूनिट बेसिक यूनिट मानना है। 1000 ग्राम को, 10 सेंटीमीटर को और 30 सेकंड को, ये को फंडामेंटल मानना है। ठीक है, अब आपको जैसा कि पता है कि 1 जूल कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसी तरह 10 जूल जो होगा 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर 10 जूल को हम न्यू सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 किलोग्राम, 10 को तो एज इट इज़ रहने दो। इस केजी को आप क्या लिखना, 1 केजी। इस मीटर को क्या लिखना, 1 मीटर का स्क्वायर। इस सेकंड को क्या लिखना, 1 सेकंड पे -2, ऐसा लिख सकते हो। और देखो आप अगले स्टेप में 10 जूल यानी 10, इस 1 केजी को कितना लिखना, 1000 ग्राम। इस 1 मीटर को क्या लिखना, 100 सेंटीमीटर। इस 1 सेकंड को क्या लिखना है, चूँकि 30 सेकंड को आपको फंडामेंटल मानना है, 30 सेकंड बाई 30 लिख सकते हो, चूँकि 30 से तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व करेंगे। 10 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर है, 10 को एज इट इज़ रहने दो, 10 बाहर में रहेगा। ठीक है, 1000 ग्राम को आप ऐसे ही रहने दो। इस 100 को आप क्या लिखना, 10 गुना 10 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दो, 30 सेकंड बाई 30 का 30 सेकंड बाई 30 पे पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये कैलकुलेशन आया हमारे पास। ठीक है, ये कैलकुलेशन आया, ये नया वाला कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को हम फिर से लिखेंगे और फाइनली इस चीज़ को याद रखते हुए फिर से लिखते हैं और फाइनली उसको सॉल्व करेंगे आखिर कितना होता है। कुल मिला के जो आपके पास आया इक्वेशन वो ये, आपके पास जो आया था वो ये था, 10 जूल इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 ग्राम। इधर क्या था, 10 गुना 10 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, और इधर क्या था, 30 सेकेंड बाई 30 पे पावर -2, चूँकि पर सेकेंड स्क्वायर था वहाँ पर। तो इसी चीज़ को अगले स्टेप में देखते हैं। 10 को बाहर रहने देते हैं। इस 10 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। अब आप देखो यहाँ 30 सेकंड पे -2 रह सकता है, लेकिन इस 30 पे पावर -2 नीचे में है, तो ऊपर में आएगा तो 30 पे पावर क्या हो जाएगा, +2, यानी 30 गुना 30। अब आपके पास इतना सारा क्वांटिटी नंबर में आ गया। अब ये जो साइड में रहेगा वो क्या रहेगा, वो देख लो। साइड में रहेगा 1000 ग्राम, फिर से ये रहेगा, फिर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 30 सेकंड पे पावर -2। अब ये जो चीज़ है ये न्यू यूनिट है, ये न्यू यूनिट है। यानी इस चीज़ को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 10 जूल का मतलब 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 3, 1 10 यहाँ है, 1 10 यहाँ, 10 पे पावर 5 और 3 3 9, 9 गुना 10 पे पावर 5। और ये जो चीज़ है इसको फंडामेंटल एज्यूम करना था, यानी न्यू यूनिट्स। ये वैल्यू आ जाएगा 10 जूल का न्यू यूनिट्स में। ठीक है, आपको ये चीज़
समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छे से हमने जो स्टेप्स आपको हमने लिख के बताए हैं वो स्टेप्स हमने यहाँ पर सही से सॉल्व किया हुआ है। एकदम तरीका वही है, पहले 1 जूल माना, फिर 10 जूल को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 केजी को 1000 ग्राम लिखा, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा, उसके ऊपर जो जो पावर है वो देते गए। और ये 1 सेकेंड है तो उसको 30 सेकेंड बाई 30 बाई 30 करके लिख दिया है। और चूँकि आपके पास तो ये वाला यूनिट ही फंडामेंटल मानना है ना, तो इसको हमने साइड में कर दिया, तो ये न्यू यूनिट है, ये न्यू यूनिट आ गया। और इस न्यू यूनिट को साइड में रखते हुए जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो कितना है, 9 × 10 पावर 5। तो 10 जूल का जो वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा, 9 × 10 पावर 5 न्यू यूनिट में। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और इस चीज़ को आपको, इस पेज को आपको क्या करना है, पॉज करना है और इस चीज़ को नोट कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y = at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब। देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ABC। तब ABC का क्या होगा, डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट y = क्या दिया हुआ है, at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ है, ये एक फिजिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। फिजिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में जितना भी टर्म होगा उस सब का डायमेंशन क्या होना होगा, सेम। क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर टर्म कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है। और कोई फिजिकल इक्वेशन सही तब तक नहीं होगा जब तक उसके सारे टर्म का डायमेंशन क्या ना हो जाए, सेम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इस टर्म का भी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का होगा, इसका भी, इसका भी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस से ऐड है। प्लस से अगर ऐड है, या प्लस या माइनस है किसी दो टर्म के बीच में, इसका मतलब उस टर्म, वो टर्म क्या होगा, डायमेंशनली सेम होगा। वो टर्म डायमेंशनली क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, एप्पल को एप्पल से ही ऐड कर सकते हैं, या मैंगो को मैंगो से ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एप्पल को हम मैंगो से ऐड कर दें। तो ये तो पता है आपको। तो ओवरऑल आपको पता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो सारे टर्म का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो हमने क्या किया, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो y का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का। उसी तरह at का डायमेंशन भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, at का l। तो यहाँ पे 8, इसको अलग अलग कर लिए। एक का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। t क्या है, t वेल नोन है कि t इज़ टाइम, t इज़ टाइम। तो इस t का डायमेंशन यहाँ पर कैपिटल T लिखा, और ये इस तरह से हमको a का डायमेंशन आ गया LT-1। उसी तरह दूसरा टर्म है BT स्क्वायर भी किसका डायमेंशन रखेगा, BT स्क्वायर भी ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन रखेगा। तो b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। t स्क्वायर का मतलब कैपिटल T का स्क्वायर l, यानी b का डायमेंशन आ गया LT-2। तो ये b का डायमेंशन पता है आपको। CT क्यूब इज़ द CT क्यूब, ये वाला टर्म जो है इसका भी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो c का डायमेंशन, और ये कैपिटल T पे पावर 3, इस t का डायमेंशन टाइम का होगा, t। इस तरह c का डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई f = at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct बाई d प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्लस या माइनस किसी दो टर्म के बीच, अगर हम किसी फिजिकल इक्वेशन में दो टर्म के बीच प्लस माइनस है तो वो डायमेंशनली सेम होगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखते ही आप d का डायमेंशन तो निकाल लो, चूँकि ये t है, t का मतलब t इज़ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर t स्क्वायर के साथ d ऐड है, तो d का डायमेंशन भी किसका होगा, टाइम का होगा। तो d का तो आप पहले ही देख के निकाल लियो। बाकी आप a का अगर डायमेंशन निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये f क्या है, एक्सेलरेशन है। f क्या है, एक्सेलरेशन है। दिस f इज़ एक्सेलरेशन, तो इसका भी डायमेंशन एक्सेलरेशन का होगा, इसका भी, इसका भी। at का डायमेंशन निकाल लो, at क्या होगा, LT-2। तो यहाँ से आप a का डायमेंशन निकाल सकते हो, LT-2, और इसके नीचे ये t का डायमेंशन t लिख दो, यानी LT-3। तो इस तरह से हम a का डायमेंशन निकाल लिया, और d का तो देखते ही निकाल लिए थे। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर चाहेंगे तो BT स्क्वायर का भी डायमेंशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि BT स्क्वायर किसका डायमेंशन रखेगा, एक्सेलरेशन का। तो b का डायमेंशन ऐसे लिखो, और t का डायमेंशन कैपिटल T का पावर 2, इधर LT-2 हो जाएगा। यानी फाइनली जो b का डायमेंशन आ जाएगा LT-2
अपॉन टी स्क्वायर यानी एल टी माइनस 4 ये आ जाएगा। तो बी का डायमेंशन भी आ गया। अब उसी तरह आप किसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, सी का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हो उसी तरह। यहाँ पर देखो जिस तरह हमने उस साइड बताया वो हमने ए का डायमेंशन इस टाइप से निकाला, बी का डायमेंशन इस टाइप से निकाला। डी का डायमेंशन तो एकदम आसान था, शुरू में ही बता दिए कि दो टर्म के बीच अगर एडिशन है तो वो दो डायमेंशनली सेम होगा, तो टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही डी का डायमेंशन होगा। अब इस सी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सी टी अपॉन डी प्लस टी स्क्वायर जो टर्म है वो भी किसका डायमेंशन रखेगा, एक्सेलरेशन का। तो सी का डायमेंशन और इस टी की जगह पे कैपिटल टी और इस टी प्लस टी स्क्वायर, चूँकि डी का डायमेंशन भी वही होगा और टी स्क्वायर का भी डायमेंशन वही होगा, तो इस दोनों का डायमेंशन मिलके क्या होगा, टी स्क्वायर ही होगा। तो इस दो का डायमेंशन चूँकि एप्पल प्लस एप्पल क्या देगा, एप्पल, तो ये टी स्क्वायर इसका भी टी स्क्वायर, और फाइनली इस दोनों टर्म का कंबाइंड डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर का। और इस तरह सॉल्व करके यहाँ पर सी का डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस 1। आई थिंक आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस पेज को आप क्या करेंगे, इस पेज को आप पाउज करना सही से और इसको नोट कर लेना सही से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए बी इन्वॉल्व्ड इन वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू nRT। इस चीज़ को देखते हैं, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या दिया हुआ है, p प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू nRT, ये दिया हुआ है ना। तो इसमें वेल नोन है कि p क्या है, प्रेशर है, v क्या है, वॉल्यूम, इन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, ये t टेम्परेचर है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम में b घट रहा है, यानी सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो b का डायमेंशन तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा L3, b का डायमेंशन पहले ही निकाल लिया। अब a का डायमेंशन अगर निकालना है तो आप देखो यहाँ पर चूँकि ये प्रेशर है तो a बाई वी स्क्वायर भी किसका डायमेंशन रखेगा, प्रेशर का, चूँकि दो क्वांटिटी ऐड तभी होगा जब डायमेंशनली सेम होगा। तो आप a का डायमेंशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन किसका होगा, प्रेशर का, तो प्रेशर का डायमेंशन होगा ml माइनस 1 t माइनस 2। a का डायमेंशन अपॉन v मतलब L3 पे स्क्वायर यानी ml माइनस 1 t माइनस 2। तो a का डायमेंशन हो गया l माइनस 1 और ये L6 जाएगा तो L5 और t माइनस 2। आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml5 t माइनस 2, क्लियर। अब आप देखो इसी क्वेश्चन को हमने उसी हिसाब से सॉल्व किया हुआ है। a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर का होगा, चूँकि ये दो टर्म ऐड है, ऐड सेम डायमेंशन वाला टर्म ही हो सकता है, और सब्ट्रैक्ट भी क्या होता सकता है, सेम डायमेंशन। तो यहाँ पर हमने a का डायमेंशन निकाल लिया, और चूँकि वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होता है तो b का डायमेंशन भी क्या होगा, L3 होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाई v इज इक्वल टू a1 cos a2 t। व्हाट आर द डायमेंशन एंड SI यूनिट्स ऑफ a1 एंड a2। तो आप तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चूँकि इक्वेशन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू a1, क्या दिया हुआ है देखते हैं फिर से, a1 cos a2 t, ये दिया हुआ है। v इज इक्वल टू a1 cos a2 t, ये दिया हुआ है ना।
तो इस चीज़ को हमको इसमें किसका किसका यूनिट डायमेंशन निकालना है, A1 का डायमेंशन और यूनिट और A2 का डायमेंशन और यूनिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर थोड़ा सही से समझना, ये v है यानी वेलोसिटी, इसका डायमेंशन तो आपको पता है वेलोसिटी, और ये क्या है एंगल, A2t इज एंगल, और ये क्या है कॉस साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा, कुछ भी हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कॉस थीटा। तो ये जो हो गया, ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, क्योंकि आपको पता है साइन कॉस टेन क्या है, रेशियो होता है, और रेशियो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशनलेस। उसी तरह एक और चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, वो चीज़ क्या है कि ये A2t क्या है, कॉस थीटा, ये एंगल है, A2t क्या है एंगल, और एंगल भी क्या होता है, एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पता हो गया है, तो अब तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग डायमेंशन A1 और A2 का। तो देखते हैं इक्वेशन चूँकि क्या है, A1 cos A2t, ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या है डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस में अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या है वेलोसिटी, आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। तो चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक डायमेंशनलेस है और ये A1 है, तो A1 का डायमेंशन क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा। तो A1 का डायमेंशन क्या हो गया, LT-1, और इस हिसाब से LT-1 के हिसाब से इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है किसका, A2t का डायमेंशन। तो A2t क्या है, ये एंगल है। तो अब आपको पता ये चल गया कि A2t इज़ एंगल, और एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो इसको आप डायमेंशनलेस कर दो, M0 L0 T0। A2 का डायमेंशन निकालना है अगर आपको, ये तो एंगल है, तो A2 इंटू कैपिटल T, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई v इज इक्वल टू A1 cos A2t। ठीक है, तो आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, और ऐसा यूनिट किसका, A1 और A2 का। तो आप ध्यान दो यहाँ पर इस चीज़ को, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, और ये जो है ये कॉस थीटा है, कॉस A2t का मतलब कॉस थीटा, और ये चीज़ जो होता है साइन कॉस टेन, ये सब क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, ये सब क्या होता है डायमेंशनलेस। तो अब देखो A1 में अगर डायमेंशनलेस से मल्टीप्लाई है तो इस A1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इधर अगर वेलोसिटी है तो इधर भी क्या होगा, वेलोसिटी है होगा, क्योंकि एक फिज़िकल इक्वेशन में जितना टर्म है, एक फिज़िकल इक्वेशन में जितना टर्म है सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो v इज इक्वल टू A1 cos A2 प्लस या माइनस अगर बीच में रहता है तभी ना हम टर्म काउंट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल टर्म क्या हो गया, एक ये और दूसरा ये, दो टर्म हो। तो एक फिज़िकल इक्वेशन में जितना टर्म होता है सबका क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। आपको ये पता है कि ये कॉस थीटा है, ये तो डायमेंशनलेस होगा, ये क्या होगा डायमेंशन लेस, ये क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, ये तो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो और v क्या है, ये v क्या है, ये वेलोसिटी है, ये v क्या है
ये वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही a1 का होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, डायमेंशनलेस है, इसलिए a1 का जो डायमेंशन हो जाएगा वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है Lt-1। अब इसी चीज़ से SI यूनिट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका। SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। तो A1 का तो SI यूनिट समझ में आ गया होगा। अब आप देखो और A2 के लिए क्या करना है, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या था, A1 cos A2t। एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये cos थीटा है, ये क्या है, cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, A2t, यानी थीटा यानी एंगल की जगह पे क्या है, A2t। और एंगल जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। इसलिए आप क्या करना, A2t का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। अब यहाँ पर आपको A2 का डायमेंशन निकालना है, तो A2 और ये t का डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। अब यहाँ से जो कंक्लूज़न आएगा वो क्या आएगा कि A2 का जो डायमेंशन आ जाएगा वो m0 l0 और t है इसके नीचे जाएगा, तो t पे पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इस तरह हमने किसका डायमेंशन निकाल लिया, A2 का डायमेंशन निकाल लिया, और इस तरह हमने A2 का डायमेंशन निकाल लिया m0 l0 t पे पावर -1। अब यहाँ से SI यूनिट A2 का निकल जाएगा आराम से। A2t एक्चुअल में क्या आता है, एंगल, और यहाँ पर टाइम पे -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पर सेकंड नहीं होगा, क्या होगा, रेडियन पर सेकंड होगा, क्योंकि A2t जो था वो एंगल था, वो किस में था, रेडियन में था, तो A2 किस में होगा, रेडियन अपॉन टाइम, यानी रेडियन पर सेकंड में होगा। पर सेकंड तो रहेगा, बट रेडियन पर सेकंड रहेगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स में y और x स्टैंड्स कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए और t टाइम के लिए, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a ओमेगा एंड k, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड k। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने इसको सही से सॉल्व किया हुआ है। अब देखो ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, a का हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन, इस a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है ओमेगा का और k का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर सही से समझो, तब आपको समझ में आएगा। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये y क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, y इज डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो साइन थीटा है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो डायमेंशनलेस होता है। ये बात आपको हमको बार बार नहीं बताना होगा, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। उसी तरह देखो आप, ये y तो डिस्प्लेसमेंट है, इधर ये क्या है, साइन थीटा, ये डायमेंशनलेस, तो बच क्या गया आपके पास a। ठीक है, यानी अगर इस a में अगर हम कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं,
तो इस ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब LHS में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो RHS में भी कंप्लीट क्या होना होगा, डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन होगा। LHS में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो RHS में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। लेकिन ये टर्म तो डायमेंशनलेस है, इसलिए ए का जो डायमेंशन होगा वो किसका होगा, डायमेंशन ऑफ ए जो हो जाएगा, ए का जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, y के डायमेंशन के, और ये हो जाएगा l। पहला तो चीज़ क्लियर है कि ठीक है, ए का डायमेंशन क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। अब ओमेगा और के का डायमेंशन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि ये जो चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक तो साइन थीटा था, और ये जो है थीटा है, ये क्या है, थीटा, और थीटा का मतलब एंगल है, ये क्या है, एंगल, और एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। अब आप देखो ये यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर कितना टर्म है, दो टर्म है, एक तो ओमेगा टी और ये के एक्स। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक तो डायमेंशनलेस था। इसका मतलब डायमेंशनलेस में डायमेंशनलेस ऐड हो या डायमेंशनलेस में डायमेंशनलेस सब्ट्रैक्ट हो, तभी ना उस फाइनली क्या मिलेगा हमको, डायमेंशनलेस। क्योंकि कोई दो टर्म अगर किसी दो टर्म के बीच अगर प्लस या माइनस है, तभी हम कह सकते हैं कि वो दो टर्म का डायमेंशन क्या होना है, सेम होना है। अब देखो चूंकि ये कंप्लीट डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो अब हमको इतना सा बात पता चल गया है कि ओमेगा टी और के एक्स दोनों क्या है, डायमेंशनलेस। तो पहले हम ओमेगा टी देखते हैं। ओमेगा टी इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस अगर होगा तो m0 l0 t0 लिखना होगा, कुछ ऐसा लिखना होगा। आई बात समझ में। तो ओमेगा का डायमेंशन यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देखो ओमेगा का डायमेंशन आपको निकालना है, और ये टी है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी, और फाइनली m0 l0 t0 हो गया। तो यहाँ से हम ओमेगा का डायमेंशन लिख सकते हैं कैपिटल ब्रैकेट में m0 l0, अब t पे 0 है और ये t उधर जाएगा तो t पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो फाइनली हमने ओमेगा का डायमेंशन निकाल दिया, m0 l0 t पे पावर -1। उसी तरह अब kx भी क्या है, डायमेंशनलेस है, तो kx को डायमेंशनलेस करके हम k का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको देखते हैं फ्रेश पेज में। क्योंकि kx भी क्या होगा, डायमेंशनलेस ही होगा, तो kx का जो डायमेंशन होगा m0 l0 t0। तो यहाँ से k का डायमेंशन आपको आ जाएगा, x इज़ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है y और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो x का जो डायमेंशन होगा वो l होगा, x का डायमेंशन क्या होगा, l, डिस्प्लेसमेंट है, और इधर m0 l0 t0 एज इट इज़ रहेगा। यानी k का जो डायमेंशन आएगा वो होगा m0 l0 t पे पावर 0 अपॉन t पे पावर, सॉरी यहाँ पर t नहीं l होगा ना, m0 l0 t0 अपॉन ये वाला l, यानी फाइनली जो k का जो डायमेंशन आया m0 l पे पावर -1 t पे पावर 0। ठीक है, t पे पावर 0, ये k का डायमेंशन आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आसानी तो है, ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो आप देखो यहाँ पर बस वही चीज़ हमने इस चीज़ को इतने से पेज में हमने कर दिया है।
इतने से जगह में ही हमने कर दिया। वाई डिस्प्लेसमेंट अगर है तो इधर ये कंप्लीट टर्म डायमेंशनलेस है। अब ये साइन थीटा है तो ये थीटा है एंगल, एंगल भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो अब इस ए में डायमेंशनलेस से अगर मल्टीप्लाई है तो इसे पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और एलएचएस में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो आरएचएस में भी क्या होना होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होना होगा। बिकॉज आपको पता है कि एक फिज़िकल इक्वेशन का डिफरेंट, जितना भी डिफरेंट टर्म होगा सबका डायमेंशन क्या होना होगा, सेम होना होगा। ठीक है, तो ए का डायमेंशन आपने तो वैसे ही निकाल लिया, चूँकि एलएचएस में डिस्प्लेसमेंट है तो आरएचएस में भी क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये डायमेंशनलेस है, ये कंप्लीट एंगल डायमेंशनलेस है, तो उसमें डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस हुआ होगा तभी फाइनल क्या मिला होगा, डायमेंशनलेस। तो ओमेगा टी को डायमेंशनलेस करके यहाँ ओमेगा का हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, डायमेंशन। उसी तरह के एक्स को भी डायमेंशनलेस करके के का डायमेंशन फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर? आई थिंक बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्या बोला हुआ है। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देना। ए गैस बबल form an explosion under water, oscillates with a time period t, which is proportional to PA rho B EC, where P is the pressure, rho is the density of water and E is the total energy of explosion। तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, ए बी और सी का। तो यहाँ पर क्लियर दे दिया है, टी जो है वो प्रोपोर्शनल प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी के। अब इस पे आपको पावर भी दे दिया है, पी पे पावर ए है, रो पे पावर बी है, ई पे पावर सी है। तो जो डायमेंशनल मेथड था वैसे ही हमने किया। इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने अगले स्टेप में ख़त्म करके इक्वलिटी लाया, एक कांस्टेंट आया। अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, डायमेंशन ले लिया बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। अब आपको देखना होगा कि ये के तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन होगा नहीं। प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है ml -1 t -2, डेंसिटी का पता है ml -3 और एनर्जी का पता है ml2 t -2। उसी हिसाब से आपने LHS में भी डायमेंशंस रखा है और RHS में भी सारा डायमेंशन आ गया है। इसको देखते हुए हमने अगले स्टेप में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी अप्लाई किया। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से हमने क्या किया, LHS और RHS के रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ के पावर को इक्वेट करके ये इक्वेशन ले आया। ठीक है, अब हम देख क्या रहे हैं कि एक इक्वेशन और दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो उसको तीसरे के साथ सॉल्व करके हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा देखो आपको दिख रहा है कि थर्ड इक्वेशन में ए और सी है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस एक और दो से जो है ना जो इक्वेशन बने उसमें क्या सिर्फ ए और सी बचे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको, क्योंकि यहाँ पर -3 भी है तो यहाँ पर अगर 3 भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ऐड के 0 हो जाएगा। तो वही हमने किया है। हमने क्या किया है, दो इक्वेशन को सॉल्व किया है, लेकिन पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन को जोड़ा है। तो इस स्टेप में आपको दिख रहा होगा हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से हमने जोड़ा, ऐड किया। यहाँ पर ऐड करने के बाद हमको क्या मिला, 2a + 5c, फोर्थ इक्वेशन मिल गया, ये 4 इक्वेशन। ठीक है, इस 4 इक्वेशन को इस थर्ड के साथ हमने सॉल्व किया। ठीक है, इस थर्ड के साथ सॉल्व यानी ऐड किया। ऐड करने से c का वैल्यू तो ऐसे ही आ गया। c का वैल्यू जैसे आया उसको हमने यहाँ थर्ड में पुट किया, a का वैल्यू भी आ गया। अब a और c आ गया तो फर्स्ट में पुट कर दो, a और c आ गया तो फर्स्ट में पुट कर दो, b आ जाएगा। तो ये आसान सा सवाल था जिसमें a का वैल्यू -5/6 है और b का वैल्यू हाफ है और c का वैल्यू 1/3 है। क्लियर? और ये तो डायमेंशनल मेथड से हुआ है सॉल्व, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा सवाल तो हमने थ्योरी के साथ भी डील किया हुआ है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।